नमस्कार दोस्तों। और आज की पहली कहानी दिल्ली की है। ये बात 2023 की है। दिल्ली में एक इलाका है जनकपुरी। इसी इलाके के बी ब्लॉक में एक दूध वाला कॉलोनी में रोजाना की तरह घर घर दूध पहुंचा रहा था। तभी एमसीडी स्कूल की दीवार के नीचे उसकी नजर एक काली पॉलिथिन पर पड़ी। पॉलिथिन पर टेप लगा था, लेकिन अंदर से तेज बदबू आ रही थी। दूध वाले को पॉलिथिन देखते ही अंदाजा हो चुका था कि अंदर कोई लाश है। घबराकर उसने सामने वाले मकान में रहने वालों को बताया। खबर सुनते ही कॉलोनी में हड़कंप मच गया। लोगों को यकीन हो गया कि यह कोई मामूली चीज नहीं, बल्कि अंदर लाश हो सकती है। फौरन पुलिस को सूचना दी गई। 9 बजने से पहले ही पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंच गए और पूरे इलाके को घेर लिया। जब पुलिस ने पॉलिथिन का टेप हटाया तो अंदर से एक महिला की लाश मिली। लाश बुरी तरह सड़ चुकी थी, लेकिन उसके कपड़े और हुलिया देखकर अंदाजा हो रहा था कि वह किसी विदेशी महिला की थी। यह मामला कॉलोनी के लोगों के लिए जितना डरावना था, उतना ही चौंकाने वाला भी। पुलिस ने लाश की अच्छे से तलाशी ली, लेकिन उसके पास से कोई पर्स, फोन या ऐसी चीज नहीं मिली जिससे उसकी पहचान हो सके। न ही उसके शरीर पर कोई गहने थे। ऐसा लग रहा था जैसे हत्यारे ने सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की थी। जनकपुरी के बी ब्लॉक में मिली महिला की लाश ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी महिला की पहचान। बिना शिनाख्त के केस को आगे बढ़ाना मुश्किल था। इसी दौरान पुलिस टीम उस जगह का बारीकी से मुआयना कर रही थी जहां लाश मिली थी। तभी एक अफसर की नजर पास की दीवार पर लगे एक बोर्ड पर पड़ी। बोर्ड पर साफ लिखा था, आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। जब अफसरों की नजर सीसीटीवी निगरानी वाले बोर्ड पर पड़ी तो पहले उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। कोई कातिल इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि कैमरे की चेतावनी के बावजूद उसी जगह लाश फेंक दे? कहीं यह गुमराह करने की साजिश तो नहीं? लेकिन इस समय पुलिस के पास जांच का यही एक ठोस सुराग था। इसलिए अफसरों ने इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। आखिरकार एक कैमरे में पुलिस को पहली बड़ी कामयाबी मिली। एक सफेद सेंट्रो कार नंबर DL4CAQ9281 कॉलोनी में दाखिल होती और कुछ देर बाद वापस जाती दिखाई दी। पुलिस को शक हुआ कि इस कार का इस हत्या से कोई न कोई संबंध जरूर है। जब लोकल लोगों से पूछताछ की गई तो पता चला कि यह कार कॉलोनी की नहीं थी। इसका मतलब साफ था, यह गाड़ी किसी बाहरी व्यक्ति की थी जिसने लाश को यहां फेंकने के लिए इस जगह को चुना। अब पुलिस को कार के मालिक तक पहुंचना था। सीसीटीवी फुटेज में मिली सफेद सेंट्रो कार DL4CAQ92811 अब इस केस की सबसे अहम कड़ी बन चुकी थी। अच्छी बात यह थी कि फुटेज में कार के साथ साथ उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी साफ दिख रहा था। अब पुलिस ने इस रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर कार के मालिक की तलाश शुरू की। आरटीओ रिकॉर्ड खंगालने के बाद जांच एक कार डीलर तक पहुंची, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो एक नया खुलासा हुआ। यह कार इसी महीने के पहले हफ्ते में ही बेची गई थी और इसे खरीदने वाली कोई लड़की थी। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि लड़की ने कार की पूरी रकम कैश में चुकाई थी। आमतौर पर लोग गाड़ी खरीदते वक्त बैंक ट्रांसफर या लोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कैश पेमेंट से पुलिस को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ जरूर है। हालांकि पुलिस के लिए राहत की बात यह थी कि कार डीलर के पास उस लड़की का आधार कार्ड मौजूद था। सीसीटीवी फुटेज में कैद सफेद सेंट्रो कार से शुरू हुई पुलिस की जांच आखिरकार उसे कार की नई मालकिन तक ले आई। आधार कार्ड के जरिए पुलिस उस लड़की के पास पहुंची जिसने अपने नाम पर कार खरीदी थी। पूछताछ में लड़की ने माना कि कार उसी के आधार कार्ड पर खरीदी गई थी, लेकिन फिर उसने एक और बड़ा खुलासा किया। कार असल में उसने नहीं खरीदी थी, बल्कि उसके एक ग्राहक ने उसके आधार कार्ड का इस्तेमाल किया था। यह सुनते ही पुलिस का शक और गहरा हो गया। आखिर कोई शख्स किसी और के आधार कार्ड पर कार क्यों खरीदेगा? जरूर वो अपनी पहचान छुपाना चाहता था। पुलिस ने लड़की से उस व्यक्ति की पूरी जानकारी निकाली। कौन था वो, कहां रहता था? चूंकि वह आदमी उस लड़की का जानने वाला था, इसलिए उसका नाम और पता पुलिस को आसानी से मिल गया। अब पुलिस के पास अगला ठिकाना तय था। जनकपुरी में रहने वाला एक जेम्स स्टोन डीलर, 30 साल का गुरप्रीत। पुलिस की एक टीम जनकपुरी में गुरप्रीत के ठिकाने पर जा पहुंची। वहां उसे दबोच लिया गया और हिरासत में लेकर थाने लाया गया। पुलिस की गिरफ्त में आया 30 साल का जेम्स स्टोन डीलर गुरप्रीत ज्यादा देर तक टिक नहीं सका।
पूछताछ के दौरान वह तोते की तरह सब उगलने लगा और उसके मुंह से कत्ल की एक अजीब कहानी निकली। गुरप्रीत ने पुलिस को बताया कि कुछ समय पहले वह स्विट्जरलैंड गया था, जहां उसके कुछ रिश्तेदार रहते थे। वही कुछ कॉमन फ्रेंड्स के जरिए उसकी मुलाकात एक स्विस लड़की से हुई, जिसका नाम था नीना बर्जर, उम्र करीब 30 साल। नीना की खूबसूरती और उसके खुले विचारों ने गुरप्रीत को दीवाना बना दिया। चंद मुलाकातों में ही वो उसके प्यार में पड़ गया। उसके बाद गुरप्रीत ने स्विट्जरलैंड के 2-3 चक्कर और लगाए, सिर्फ नीना से मिलने के लिए। आखिरी बार जब गुरप्रीत स्विट्जरलैंड पहुंचा तो उसने नीना को अपने दिल की बात कह दी। उसे लगा था कि नीना भी उसे पसंद करने लगी होगी, लेकिन हकीकत कुछ और थी। नीना ने साफ कह दिया कि वो पहले से ही रिलेशनशिप में है। ये सुनकर गुरप्रीत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके प्यार को ठुकरा दिया हो, लेकिन उसने अपनी नाराजगी जाहिर नहीं की। वो मुस्कुराया, दोस्ती का रिश्ता बनाए रखा और जाते जाते एक प्लान बना लिया। दिल्ली लौटने से पहले गुरप्रीत ने नीना को इंडिया आने का न्योता दिया। उसने वादा किया कि अगर वो भारत आती है तो वो उसे दिल्ली के अलावा मुंबई, गोवा, राजस्थान और आगरा में ताजमहल भी दिखाएगा। नीना को इंडिया घूमने का शौक था, इसलिए उसने हामी भर दी। उसे नहीं पता था कि जिस सफर की वो प्लानिंग कर रही है वो उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला था। 11 अक्टूबर की सुबह नीना बर्जर ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह जो सफर इंडिया घूमने के लिए शुरू कर रही है वो उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला है। ज्यूरिख से दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़ने वाली नीना को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिससे वह मिलने जा रही है वही उसकी मौत का प्लान बना चुका है। दिल्ली एयरपोर्ट पर गुरप्रीत पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। उसने नीना को रिसीव किया और टैगोर गार्डन के वुड कैसल ग्रैंड होटल में ठहराया। लेकिन यह महज मेहमान नवाजी नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। गुरप्रीत पहले से ही तय कर चुका था कि उसे नीना को दिल्ली में ही खत्म करना है। नीना को अपने प्लान के बारे में बिना कुछ बताए गुरप्रीत अगले 1 हफ्ते तक उसे दिल्ली में घुमाने लगा। इसके लिए उसने खास तौर पर एक सेकंड हैंड सेंट्रो कार खरीदी थी। वह हर दिन नीना को होटल से पिक करता, अलग अलग जगहों पर घुमाता और फिर वापस होटल छोड़ देता। इसी दौरान एक रात होटल में गुरप्रीत ने नीना को एक जादू का खेल दिखाने के लिए कहा। खेल में उसे लोहे की जंजीरों से बांधा गया, आंखें बंद करने को कहा गया और फिर एक जादुई ट्रिक दिखाई गई। खेल खत्म होते ही गुरप्रीत ने जंजीरें खोल दी। नीना को यह सब सिर्फ एक मजेदार एक्टिविटी लगी, लेकिन असल में यह गुरप्रीत की साजिश का हिस्सा था। वह कत्ल की रिहर्सल कर रहा था, वो भी खुद नीना के साथ। 18 अक्टूबर की शाम गुरप्रीत ने नीना को पहले की तरह दिल्ली में घुमाया और फिर कार को विष्णु गार्डन की एक सुनसान जगह पर ले गया। अब रात हो चुकी थी, चारों तरफ अंधेरा था और कोई गवाह नहीं था। कार पार्क करने के बाद गुरप्रीत ने कहा, आज तुम्हें एक नया जादू दिखाऊंगा। नीना ने पहले भी होटल में यह खेल खेला था, इसलिए बिना किसी शक के वो तैयार हो गई। गुरप्रीत ने उसके हाथ पैर फिर से लोहे की जंजीरों से बांध दिए, फिर उसे आंखें बंद करने को कहा। लेकिन इस बार जब नीना ने आंखें बंद की तो उसके सामने जादू नहीं, मौत खड़ी थी। गुरप्रीत ने बिना 1 सेकंड गंवाए अपने दोनों हाथों से नीना का गला दबा दिया। नीना छटपटाई, मगर बांधने की वजह से वह हिल भी नहीं पाई। चंद ही मिनटों में नीना की सांसें हमेशा के लिए थम गईं। नीना का कत्ल करने के बाद गुरप्रीत बुरी तरह घबरा गया। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसने जो किया है उससे बचना मुश्किल होगा। वह इतनी दहशत में था कि वही कार जिसमें लाश थी सुनसान इलाके में छोड़कर भाग गया। उसने पास ही से एक ई-रिक्शा पकड़ा और सीधे घर चला गया। लेकिन 2 दिन बाद 20 अक्टूबर की सुबह उसका डर और बढ़ गया। वह उसी जगह वापस लौटा जहां उसने कार छोड़ी थी। जैसे ही कार के करीब पहुंचा, तेज बदबू ने उसे घेर लिया। अब गुरप्रीत को समझ आ गया कि अगर जल्द ही लाश को ठिकाने नहीं लगाया तो पुलिस उसे पकड़ सकती है। अब उसने खुद कार के अंदर बैठकर लाश को एक बड़ी काली पॉलिथिन में पैक किया ताकि बदबू बाहर न फैले। उसने पॉलिथिन का मुंह टेप से बंद कर दिया। इसके बाद वह कार लेकर दिल्ली की सड़कों पर घूमता रहा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि लाश कहां फेंके। कई घंटे तक भटकने के बाद उसने तिलक नगर की एक गली में सड़क किनारे पॉलिथिन फेंक दी और तेजी से वहां से निकल गया। गुरप्रीत ने भले ही लाश ठिकाने लगा दी थी, मगर पुलिस आखिरकार उस तक पहुंच ही गई। जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो वहां एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ।
गुरप्रीत के घर से करीब 2 से 2.5 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ। इतनी बड़ी रकम देखकर पुलिस को शक हुआ, इसलिए उन्होंने तुरंत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी दी। इसी दौरान नीना का मोबाइल फोन अनलॉक किया और उसके मैसेज पढ़ते ही कत्ल की पूरी कहानी बदल गई। सच सामने आते ही सिर्फ गुरप्रीत ही नहीं, बल्कि उसका पिता भी शक के घेरे में आ गया। लेकिन पुलिस उस तक पहुंचने से पहले विदेश भाग गया। गुरप्रीत का पिता कुछ हफ्ते पहले ही स्विट्जरलैंड गया था और कई दिनों तक नीना के घर पर रुका था। नीना के परिवार पर गुरप्रीत के पिता का 8 लाख रुपए उधार था, जिसे लौटाने में वे आनातानी कर रहे थे। नीना के मैसेज से पता चला कि गुरप्रीत के पिता ने पैसे वापस ना मिलने पर धमकी दी थी। एक मैसेज में नीना ने गुरप्रीत से गुजारिश की थी कि वो अपने पिता को कहे कि वे उसके घर से चले जाएं। गुरप्रीत का पिता भारत लौट आया, लेकिन जाते जाते फिर से धमकी देकर गया। नीना की जिंदगी पहले से तनाव से भरी थी। उसके कई मैसेज में साफ था कि वो अपनी जिंदगी से परेशान थी और उसे शांति चाहिए थी। यही कमजोरी गुरप्रीत और उसके पिता ने अपनी चाल के लिए इस्तेमाल की। गुरप्रीत ने नीना को यकीन दिलाया कि भारत एक पवित्र भूमि है, जहां खास पूजा करने से शांति और खुशहाली मिलती है। गुरप्रीत और उसके पिता जेम्स स्टोन का कारोबार करते थे। उन्होंने नीना को समझाया कि खास पत्थर पहनने से उसकी जिंदगी में सब कुछ सही हो जाएगा। नीना इस चाल में फंस गई और 11 अक्टूबर को स्विट्जरलैंड से भारत आ गई। 18 अक्टूबर की रात गुरप्रीत ने नीना को विष्णु गार्डन बुलाया। हत्या से पहले दोनों के बीच रुपयों को लेकर तीखी बहस हुई थी। नीना ने धमकी दी थी कि वह उसे और उसके पिता को बेनकाब कर देगी कि उनकी पूजा असफल रही। इस पर गुरप्रीत ने सोचा कि इससे रत्नों का पारिवारिक व्यवसाय बर्बाद हो जाएगा, तो उसने पूजा के दौरान उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने टैगोर गार्डन के वुड कैसल ग्रैंड होटल के उस कमरे की भी तलाशी ली जहां नीना ठहरी हुई थी। कमरे से नीना का पासपोर्ट और बाकी सामान मिला। पासपोर्ट से साफ हो गया कि वह स्विट्जरलैंड की नागरिक थी। दिल्ली पुलिस ने नीना के शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसके धर्म और रीति रिवाजों के अनुसार उसका अंतिम संस्कार करवाया। संस्कार के बाद नीना की राख को स्विस दूतावास को सौंप दिया गया ताकि उसे ज्यूरिख में उसके परिवार तक पहुंचाया जा सके। बर्जर परिवार के लिए यह सिर्फ राख नहीं थी, बल्कि उनकी बेटी की अधूरी कहानी थी, जो कभी वापस नहीं आ सकती थी। गुरप्रीत जेल में बंद है, लेकिन उसके पिता विदेश भाग गए हैं और केस अदालत में चल रहा है। आज की दूसरी कहानी हरियाणा के गुरुग्राम की है। ये बात 2004 और 5 की है। दीपेश शर्मा और उनकी पत्नी की शादी को कुछ ही समय हुआ था। 10 साल पहले उद्यमी दीपेश शर्मा दिल्ली से गुड़गांव शिफ्ट हुए। जो उद्योग विहार के पास एक अपार्टमेंट में रहने लगे। शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही थी। दीपेश हमेशा से एक व्यावहारिक सोच वाले इंसान थे। भूत प्रेत जैसी बातों पर वे कभी विश्वास नहीं करते थे, लेकिन इस घर में जो होने वाला था वो उनके यकीन को पूरी तरह से हिला देने वाला था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, मगर धीरे धीरे कुछ अजीब चीजें होने लगीं। सबसे पहली बात, हर सुबह 4 बजे बाथरूम से नहाने की आवाज आती। पानी गिरने की आवाज इतनी साफ थी कि ऐसा लगता जैसे कोई अंदर खड़ा होकर शॉवर ले रहा हो। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला जाता, सब कुछ एकदम शांत। बाथरूम सूखा हुआ, अंदर कोई नहीं। शुरू में इसे महज एक संयोग समझकर इग्नोर किया गया। शुरुआत छोटी छोटी चीजों से हुई। कभी दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगते, कभी रात के सन्नाटे में अजीब सी आवाजें सुनाई देती। लेकिन दीपेश और उनकी पत्नी ने इसे सिर्फ इत्तेफाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। एक रात पत्नी अचानक घबराकर पति को जगाती है। उसकी सांसें तेज थीं, चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। तुम नींद में किसी जानवर की तरह गुर्रा रहे थे, उसने कांपती आवाज में कहा। पति पहले तो यह सुनकर हैरान रह गया, लेकिन फिर उसे एक और डरावनी बात याद आई। उसे लगा था कि वॉशरूम से कोई आवाज आ रही थी, कोई उससे बात कर रहा था, और उसने जवाब भी दिया था। अब हालात और भी अजीब होने लगे। जब भी वे वॉशरूम का दरवाजा खुला छोड़ते, किसी की एक सर्द फुसफुसाती आवाज सुनाई देती, दरवाजा बंद करो। एक दिन जब घर में सिर्फ उनका छोटा भाई और नौकरानी मौजूद थे, कुछ ऐसा हुआ जिसने इस रहस्य को और गहरा कर दिया। नौकरानी फर्श साफ कर रही थी और छोटा भाई आराम से टीवी देख रहा था। तभी उसने किसी के पैरों की आहट सुनी। उसने देखा कि कोई व्यक्ति, जिसे उसने दीपेश का भाई समझा, वॉशरूम की तरफ बढ़ रहा है। वह बिना ऊपर देखे उसे जाने देती है और अपने काम में लग जाती है। लेकिन अगले ही पल जब वह पलटी,
तो जो देखा उसने उसे झकझोर कर रख दिया। नौकरानी को महसूस हुआ कि उसने जिसे अंदर जाते देखा था वो कोई और था। हिम्मत जुटाकर उसने तुरंत शौचालय का दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह इतनी डर गई कि उसने उसी दिन नौकरी छोड़ दी और फिर कभी वापस नहीं आई। लेकिन यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। कुछ दिन बाद एक दोपहर दीपेश की मां घर में अकेली थी। वह अपने कमरे में आराम करने गईं और सोने की कोशिश कर रही थीं। तभी उन्होंने देखा एक आदमी, लेकिन यह कोई आम आदमी नहीं था। उसका शरीर अधूरा था, सिर्फ कमर से नीचे का हिस्सा दिखाई दे रहा था। कोई सिर, कोई धड़ नहीं। वह हल्की चाल में चलता हुआ उनके कमरे की ओर बढ़ रहा था। दीपेश की मां घबरा गईं। वह तुरंत उठकर कमरे से बाहर भागी। जब हिम्मत जुटाकर उन्होंने फिर से कमरे में झांका तो वहां कुछ भी नहीं था। सेक्टर 56 में पूजा सिंह भट्ट के नए घर में भी अजीब घटनाएं होने लगीं। पूजा और उनका परिवार हाल ही में इस घर में शिफ्ट हुआ था। पहले सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ ऐसा होने लगा जिसे समझना मुश्किल था। एक दिन उनकी मां और चचेरे भाई घर आए हुए थे। सभी बातचीत में मशगूल थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सबको लगा कि पूजा आई होगी, लेकिन जब दरवाजा खोला गया बाहर कोई नहीं था। पहले तो इसे नजरअंदाज कर दिया गया, लेकिन फिर घर में और भी रहस्यमयी घटनाएं होने लगीं। स्विच अपने आप बंद और चालू हो जाते, पंखा बिना किसी के छुए चलने लगता, कभी कभी लाइटें अचानक बंद हो जाती। लेकिन सबसे खौफनाक घटना तब हुई जब एक खिलौना कार अपने आप चलने लगी। पूजा की छोटी बेटी के पास एक राइडन टॉय कार थी जिसे रिमोट कंट्रोल से चलाया जाता था। यह कार इतनी बड़ी थी कि बच्चा उसमें बैठ सकता था और माता पिता रिमोट से इसे चला सकते थे। उस दिन वह कार हॉल में एक कोने में पड़ी थी, बिल्कुल शांत। पूजा टीवी देख रही थी और बाकी घर वाले अपने काम में व्यस्त थे। लेकिन तभी कार अचानक खुद ब खुद चलने लगी। पूजा के दिल की धड़कन तेज हो गई। कोई भी रिमोट को नहीं छू रहा था। फिर भी कार धीरे धीरे हॉल में आगे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे कंट्रोल कर रही हो। पूजा के पति ने फौरन रिमोट उठाकर देखा। रिमोट तो बंद था, तो फिर कार कैसे चल रही थी? अब यह सिर्फ संयोग नहीं था, कुछ तो था जो पूजा के परिवार के साथ हो रहा था। गुड़गांव के अपार्टमेंट और सेक्टर 56 की रहस्यमयी घटनाओं के बाद अब एक और कहानी सामने आई। साल 2005 की बात है। इस बीपीओ में निकिता नाम की एक लड़की काम करती थी। वह बहुत मेहनती थी और हर कोई उसे पसंद करता था। वह कंपनी की स्टार परफॉर्मर थी। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उस दिन निकिता हमेशा की तरह कॉल पर थी, लेकिन कॉल असामान्य रूप से लंबी होती जा रही थी। उसकी टीम ने सोचा कि वह किसी गंभीर समस्या से जूझ रही है, इसलिए उन्होंने उसकी मदद के लिए कॉल को टैप किया। लेकिन जब उन्होंने सुना तो दूसरी तरफ कोई नहीं था। लेकिन निकिता का हाव भाव देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे इस बात की कोई खबर थी। वह कॉल पर किसी से गंभीर चर्चा कर रही थी, जैसे कि कोई वाकई दूसरी तरफ मौजूद हो। टीम ने सोचा कि शायद कोई टेक्निकल गड़बड़ी होगी और इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगले दिन निकिता ऑफिस नहीं आई। किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि कॉल सेंटर में लोग अक्सर बिना बताए छुट्टी ले लेते थे। लेकिन जब कई दिन बीत गए और निकिता का कोई अता पता नहीं चला, तो कंपनी ने उसकी तलाश शुरू की। कॉल, ईमेल, कोई जवाब नहीं। आखिरकार कंपनी ने उसके रजिस्टर पते पर जाकर उसके मकान मालिक से संपर्क किया। लेकिन जो जवाब उन्हें मिला वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। मकान मालिक ने बताया कि निकिता नाम की कोई लड़की वहां नहीं रहती थी, बल्कि वह कई साल पहले मर चुकी थी। अब सवाल उठता है, तो फिर कंपनी में जो लड़की रोज आती थी, काम करती थी, लोगों से हंसकर मिलती थी, वह कौन थी? क्या कंपनी ने एक भूत को नौकरी पर रख लिया था, या फिर यह किसी की पहले से चली आ रही मौजूदगी का संकेत था? यह रहस्य अब भी अनसुलझा है। लेकिन जो लोग तब उस बीपीओ में काम कर चुके हैं, वे आज भी कसम खाते हैं कि यह सब सच था। निकिता की रहस्यमयी कहानी के अलावा कर्मचारियों ने कई डरावनी घटनाओं का सामना किया था। समर अब्बास ने एक और घटना का जिक्र किया। कंपनी का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बेसमेंट में था, जहां कुछ अजीब घटनाएं होती थीं। एक सुबह करीब 3 से 4 बजे के बीच समर खाना खाने के लिए बाहर निकले। तभी उन्होंने देखा कि ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर घबराया हुआ बेसमेंट से भागता हुआ आ रहा था। जब समर ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसका जवाब चौंकाने वाला था। उसने कहा, मैं अपना काम पूरा करके अपनी कुर्सी पर आराम कर रहा था,
मैंने अपने पैर कुर्सी पर रखे और सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी ने मेरे पैर खींच लिए। पहले तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर दोबारा वैसा ही हुआ। अब वह थोड़ा असहज हो गया था, लेकिन फिर भी उसे लगा कि यह उसकी थकान की वजह से हो सकता है। लेकिन तीसरी बार जो हुआ, उसने उसकी रूह तक हिला दी। किसी ने मुझे कुर्सी से उठाकर फेंक दिया। फर्श पर गिरते ही मैं डर के मारे बेसमेंट से भाग आया। 2004 में एक और अजीब घटना घटी, लेकिन इस बार यह बीपीओ के बाहर एक घर में हुई। समर बताते हैं कि एक कॉलेज लेक्चरर जो हाल ही में उनके पड़ोस में शिफ्ट हुई थी, एक रात डरी सहमी उनके दरवाजे पर आई। उसने कहा, मेरी बेटी निहारिका कुछ दिनों से बहुत अजीब व्यवहार कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या हुआ है। निहारिका 15 साल की थी और एक दिन अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में गई थी। रात करीब 12:30 बजे वह अपने दोस्तों के साथ घर लौटी, लेकिन जब वह घर आई, वह पूरी तरह शांत थी। वह अलग लग रही थी, जैसे वह खुद न हो। एक दिन स्कूल से वापस आने के बाद उसने अपने लंबे बाल कटवा लिए। इसके तुरंत बाद उसने खाना पीना भी बंद कर दिया। असली झटका तब लगा जब अचानक वह 3 अलग अलग आवाजों में बोलने लगी, अपनी, एक पुरुष की और एक महिला की। जब निहारिका की मां उसे मेरे पास लेकर आई तो मैं उस लड़की को देखकर चौंक गया जो मेरे सामने खड़ी थी। निहारिका की मां ने फोन पर उसे बहुत सुंदर लड़की बताया था, लेकिन मेरे सामने खड़ी 15 वर्षीय लड़की दुबली पतली थी। उसकी बाहों पर लंबे बाल थे, मूछें थीं, बाल अजीब तरह से कटे हुए थे और शरीर पर खरोंच के निशान थे। निहारिका की कहानी सिर्फ अजीब व्यवहार तक सीमित नहीं थी। उसके शरीर में अचानक से अत्यधिक बाल उगने लगे थे। चिंतित मां ने उसे कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन हर मेडिकल टेस्ट नॉर्मल आया। कोई बीमारी नहीं, कोई साइंटिफिक वजह नहीं। तो फिर यह हो क्या रहा था? लेकिन असली डरावना मोड़ तब आया जब समर पहली बार निहारिका से मिले। जैसे ही उसकी मां उन्हें एक दूसरे से मिलवाने वाली थी, निहारिका ने खुद बोलना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी आवाज सामान्य नहीं थी। तुम ही हो जो मेरी मां की मदद करोगे? समर चौंक गए। उसकी आवाज 2 अलग अलग टोन में आ रही थी, एक उसकी अपनी और दूसरी महिला, तीसरी पुरुष की। फिर अचानक उसने पुरुष की आवाज में समर से कहा, देखो, तुम बहुत सुंदर हो। सोच रहा हूं इसको निहारिका को छोड़कर यहीं रह जाऊं। समर अब्बास को निहारिका की मां की बातों ने और भी ज्यादा हैरान कर दिया। वे जितना गहराई से सोचते गए, उन्हें यह एहसास हुआ कि निहारिका पर सिर्फ एक नहीं, बल्कि 2 अलग अलग आत्माओं का कब्जा था। एक पुरुष की आत्मा जो समर से सीधे बात करता था और निहारिका को छोड़कर कहीं और जाने के लिए तैयार नहीं था। एक महिला की आत्मा जो निहारिका की खूबसूरती से जलती थी और उसे तकलीफ देना चाहती थी। जब भी महिला आत्मा हावी होती, निहारिका खुद को नुकसान पहुंचाने लगती। 6 महीने तक निहारिका ने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की। यह देखकर समर ने उसकी मां को सलाह दी, इसे तुरंत मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ले जाइए, वहां इसका सही इलाज होगा। निहारिका को मंदिर ले जाया गया। वहां तांत्रिक रीति रिवाजों से उसका इलाज हुआ, लेकिन क्या वह पूरी तरह ठीक हो गई? इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कुछ घटनाएं हमारी समझ से परे होती हैं। कभी कभी जो हमें सामान्य लगता है, उसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छुपी हो सकती है। इस कहानी में दिखाया गया है कि अंधविश्वास और विज्ञान के बीच एक महीन रेखा होती है। कुछ चीजें विज्ञान से समझी जा सकती हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। दुनिया में कई ऐसी शक्तियां हो सकती हैं जो हमारी आंखों से ओझल होती हैं। हमें हमेशा सतर्क और सजग रहना चाहिए। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, सही मार्गदर्शन और आस्था से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। अगर आपके आसपास कुछ अजीब हो रहा हो, तो उसे नजरअंदाज न करें। समय रहते सही कदम उठाना जरूरी है। क्या आप कभी किसी ऐसी घटना का हिस्सा बने हैं जिसे देखकर आपको लगा हो कि यह सामान्य नहीं है? अपनी राय कमेंट में बताइए। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।